नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब बारी है जनता की, जो कि अपने वोट की ताकत से 7 सीटों पर यह फैसला लेगी कि आखिर उन्होंने अपने हित में किसे चुना है। लेकिन उससे पहले 7 सीटों का सियासी गणित क्या इशारे कर रहा है और कितने बदलेंगे 24 में समीकरण और क्या है मतदाताओं के मुद्दे। 24 की सरकार में आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के दौरान कई दिग्गजों की साख दांव पर है। एक तरफ जहां इस चरण में बीजेपी के दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कोरबा में टफ फाइट देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तीसरे चरण में कौन कितना बुलंद होकर के उभरता है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें दिखाते हैं। सरगुजा, सूरजपुर, दुर्ग, पेंड्रा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलरामपुर और कोरबा से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मतदान दल पूरे जोश के साथ अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए। इस बीच पेंड्रा से बेहद ही खास तस्वीर सामने आई, जब जिला प्रशासन की ओर से जिलों के पर्यटन स्थलों को भी दिखाया गया है। यहाँ ऐसा खास इंतजाम किया गया है जिसके जरिए मतदाता न केवल वोट डालने पहुँचेंगे, बल्कि इस बूथ पर अपने जिले की कुछ खास जानकारी भी ले सकेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये ऐसे आदर्श मतदान केंद्र हैं जहां जिले के इको टूरिज्म को प्रदर्शित किया गया है। आप यहाँ की विशेष साज सज्जा देख सकते हैं। ये इसका एंट्री गेट है जहां स्वीप का बोर्ड लगा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। एक तरफ कर्मचारी मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुए, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीसरे चरण के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है, उसकी भी जानकारी साझा की गई। 202 जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है राज्य में, और लगभग 60,000 से ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स और डीआरजीज की भी डिप्लॉयमेंट हुई है। तो ये काफ़ी पर्याप्त सुरक्षा बल रहेगा। 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पे 1005 महिला मतदाता इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में हैं। प्रशासन और चुनाव आयोग की ओर से मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब बारी है जनता की, जो अपने वोट की ताकत से नया इतिहास रचेगी और उसकी तस्वीर 4 जून को सभी के सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। तीसरे चरण की 7 सीटों के लिए 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2,800 मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किया गया है। 1,072 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2,809 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 235 मतदान केंद्र युवाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। वहीं कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1,39,01,285 है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से 202 सुरक्षा बलों की कंपनियां भी यहां पर तैनात की गई हैं। अब आपको बताते हैं 2019 के नतीजे। कौन से प्रत्याशी ने किसे मात देकर सीट पर कब्जा किया, जरा आपको वो दिखाते हैं। बात सरगुजा सीट की करते हैं तो यहां से रेणुका सिंह ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस के खेलसाय सिंह को मात दी थी। रायगढ़ लोकसभा सीट की बात करते हैं तो बीजेपी की ओर से गोमती साय ने जीत हासिल की और लालजीत सिंह राठिया को हार का सामना करना पड़ा। जांजगीर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 2019 में बीजेपी के गुहाराम अजगले ने जीत हासिल की और कांग्रेस के रवि परसराम को करारी शिकस्त मिली थी।
वहीं कोरबा लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहां से कांग्रेस ने 2019 में जीत हासिल की और बीजेपी के ज्योत्सना महंत को हार का सामना करना पड़ा था। बिलासपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहां से बीजेपी के अरुण साव ने जीत हासिल की और कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को मात दी थी। वहीं दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने 2019 में जीत की विजय पताका यहां पर लहराई और कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को हार का सामना करना पड़ा। अब राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां भी 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हार का सामना यहां पर करना पड़ा था। अब अलग अलग सीटों को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या मजबूती प्रत्याशियों की, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता बिलासपुर से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हितेश भी हमारे साथ दुर्ग से जुड़ रहे हैं और रूपेश हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रूपेश, बात करते हैं रायपुर की, जो कि हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि एक बार फिर से चुनावी मैदान में वो दिग्गज नजर आ रहे हैं जो अभी तक कभी चुनाव हारे नहीं है और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करी है। अब लोकसभा चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। जाहिर तौर पर इस बार मैदान में दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल हैं जो रायपुर में सबसे ताकतवर राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं आज की तारीख में। और पिछला विधानसभा चुनाव 2023 का जीत इस बात की तस्दीक भी करता है, जहां पूरे प्रदेश में सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा और 67,000 वोट से जीते। इस बार बृजमोहन के सामने विकास उपाध्याय हैं जो कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी हैं जो जानते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। जमीन पर काफी पकड़ है, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली एक विधानसभा ही रही है। इसके अलावा जिला अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने रायपुर में काम किया यहाँ की 4 सीटों पर, लेकिन फिर भी रायपुर की जो सीट है उस पर बृजमोहन अग्रवाल का काफी पलड़ा भारी माना जा रहा है और उसकी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ने वाले वोट का प्रतिशत है। इसके अलावा बृजमोहन जैसा कद्दावर नेता है और शहरी क्षेत्र है रायपुर, ज्यादातर 10 लाख के आसपास वोटर्स जो है वो रायपुर में शहर के माने जाते हैं, तो इस लिहाज से काफी पलड़ा भारी है। लेकिन पिछले कई दिनों से विकास उपाध्याय ने गांव-गांव शहर-शहर का दौरा किया है, खूब मेहनत की है। वो इस मेहनत से क्या अंतर पैदा कर पाते हैं, ये सवाल जो है इसका जवाब कल मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जैसा कि आप कह रही हैं, जाहिर तौर पे बृजमोहन का पलड़ा काफी भारी माना जा रहा है और माना यह जा रहा है कि जो यहाँ पे बीजेपी को है वो एज है। बिल्कुल, बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर एक मजबूत टक्कर देती हुई नजर आएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, सत्यप्रकाश बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, बिलासपुर की बात करें, तोखन साहू यहां से चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं देवेंद्र सिंह यादव, कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और जनता के मुद्दे क्या इस बीच दिखाई दिए? देखिए, बिलासपुर की बात करें तो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, जब तोखन साहू को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और जातीय समीकरण का ध्यान रखा, क्योंकि साहू समाज के वोटर बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में बहुतायत में हैं। इसके बाद यादव समाज के हैं, बाकी दूसरे समाजों के हैं। लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया दुर्ग से ले जाकर देवेंद्र यादव विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के और उन्हें बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने कहीं न कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश करते हुए प्रत्याशी बनाया और उसके बाद फिर ये मुकाबला दिलचस्प होता गया। और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि पिछले करीब 2 हफ्ते के बीच में जिस तरह की मेहनत देवेंद्र यादव ने की है और जिस तरह की मेहनत बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में तोखन साहू पहले से करते आ रहे हैं, तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और टक्कर का इस बार हो सकता है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जातीय समीकरण को साधने की चूंकि कोशिश दोनों दलों ने यहाँ पे की है, तो फिर वो आधार जो है वो उन जातियों के लिए क्या प्रत्याशियों पे भरोसा करना या पार्टी के सिंबल पे भरोसा करना आधार बनेगा नहीं बनेगा, या मोदी के चेहरे को देख के या राहुल गांधी के चेहरों को देख के पार्टी को के सिंबल को देख के वोट पड़ेगा, ये सब कल जो है वो ईवीएम में कैद होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बिलासपुर की दिखाई दे रही है, तोखन साहू से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे सांसद थे अरुण साव, जो विधानसभा का चुनाव जीते और अब डिप्टी सीएम है। अब फिर से साहू समाज के ही तोखन साहू को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश करते हुए दोनों दल दिखाई दिए। अब देखना ये होगा कि किस फैक्टर पे वोट पड़ता है और किसके पक्ष में ज्यादा। बिल्कुल, फैक्टर्स कौन से किसके पक्ष में काम करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और कल दर्ज भी हो जाएगा ईवीएम में। रूपेश, अगर मैं रायपुर से अलग हट करके सभी सीटों की बात करूं तीसरे चरण में जिसमें मतदान होना है,
कौन सी ऐसी सीटें आपको दिखाई दे रही हैं जहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है? कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर एक पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए 7 सीटें हैं। 7 सीटों पे अगर 2 सीट की बात की जाए तो 2 सीट पे रायपुर और रायगढ़, यहां पे बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है। बिलासपुर की सीट पे बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन देवेंद्र यादव ने काफी मेहनत की है और जो दूरी है उसको कम करने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से सरगुजा से रिपोर्ट आ रही है, सरगुजा से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एक समय जब चुनाव शुरू हुआ था, शशि सिंह की उम्मीदवारी बस तय हुई थी, तब ये कहा जा रहा था कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। लेकिन बाद में जिस तरह से वहां जानकारी ऐसी आ रही है कि गौण वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और ये अगर शशि सिंह के पक्ष में चला जाएगा तो वहां पे खेल पलट सकता है। तो वहां पे फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन जो बाकी 2 सीटें हैं वहां पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोरबा की सीट का जो रिकॉर्ड रहा है वहां पे ये खारिज नहीं किया जा सकता है कि चरणदास महंत वहां पे चुनाव नहीं जीत सकते, उनकी पत्नी चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि जब वो 2009 में इलेक्शन हारे तो जीत का जो फासला था वो 3 से 4 हजार वोटों का था और जब जीते हैं तब भी वो कम मार्जिन से जीते हैं। उनकी वाइफ कम मार्जिन से जीती हैं और उससे पहले माफ कीजिएगा 2014 में वो हारे थे, 2009 में वो जीत करके केंद्रीय मंत्री बने थे। इसी तरीके से जांजगीर की सीट शिवडहरिया के आने के बाद और जिस तरह से सतनामी वोट बैंक है वहां पे, जिस तरह से कांग्रेस के सभी विधानसभा में विधायक हैं, वहां पे भी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वहां पे एक आरक्षण ऐसी समुदाय के बीच में बड़ा फैक्टर काम कर रहा है और उसका असर देखने को मिल सकता है। तो 3 सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे 2 सीटों पे बहुत ही क्लोज फाइट होनी है, लेकिन जो बाकी सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एज नजर आता है। 7 लोकसभा की सीटें हैं, 4 में चुनाव हो चुके हैं और 7 सीट से यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या होगा। क्या इसी तरह से रिजल्ट आएंगे जिस तरह से 2019 और उससे पहले आए हैं कि 10 और 9 की स्थिति है, या भारतीय जनता पार्टी इजाफा करेगी उसमें, या फिर कांग्रेस जिस तरह से कैंडिडेट बेसिस पे इलेक्शन लड़ रही है वो फैक्टर काम करेगा और कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। ये कल तस्वीर कुछ साफ करता है इस चुनाव में वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सत्यप्रकाश, अगर हम चेहरों से अलग हट करके बात करें और बिलासपुर की स्थिति को समझें तो यहाँ जनता का मूड क्या है और जनता का मूड क्या चेहरों पर ज्यादा डिपेंड करता हुआ नजर आया है या मुद्दों पर ज्यादा डिपेंड करता हुआ दिखाई दिया इतने दिनों में? देखिए, जमीनी स्तर पे अगर हम कहें तो जनता राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी मुखर रही है और लोकल मुद्दे को लेकर भी बातचीत करती हुई नजर आ रही है। जातीय समीकरण अपनी जगह होता है, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिशें ये राजनीतिक दल जब टिकट बंटवारा करते हैं, जब टिकट देते हैं किसी भी प्रत्याशी को, तो ये तमाम चीज़ें सोचते हैं। लेकिन एटलीस्ट जनता को चाहिए क्या, जो वोटर है उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए अपने क्षेत्र में विकास, उसको चाहिए बेहतर शिक्षा, उसको चाहिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको चाहिए अब जो मुद्दा पिछले कुछ सालों में स्पष्ट तौर पे दिखाई दिया, चाहे 2019 की बात करें या भी 2024 में भी हमने देखा कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रवाद पे भी वो बात करते हैं। अब चूंकि राजनीतिक दल हैं वो धर्म को सियासत में लाते हैं तो फिर लोगों के मन में भी वो चीज़ें जाती हैं तो धर्म पे भी बात होती है। तो तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो लोकल और राष्ट्रीय तमाम मुद्दे इस बार भी ज़मीनी स्तर पे लोगों से बातचीत करने में दिखाई दिए हैं और दोनों मुद्दों पे लोग मुखर रहे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक तरफा अगर कहा जाए कि कहीं पे कोई ऐसा माहौल हो तो इस तरह की स्थिति का आकलन अभी करने में जो है वो थोड़ी जल्दबाजी वाली स्थिति दिखाई कहीं ना कहीं देती है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे किसी एक दल का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, कहीं पे कांग्रेस अपने दावे कर रही है कि वो मजबूत स्थिति में, तो ऐसी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन जमीनी स्तर पे अगर मुद्दों की बात कहें तो जनता मुखर है और जिस तरह से कई राज्यों को के बजाय अगर छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें कई राज्यों के मुकाबले तो छत्तीसगढ़ में वोट प्रतिशत पहले और दूसरे चरण में बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं जनता की लोकतंत्र के प्रति बढ़ती हुई आस्था और मुद्दों के प्रति जागरूकता ही कही जाएगी और इसीलिए अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार भी लोग अपने घरों से बहुतायत में बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार को उपयोग करेंगे। जनता अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तभी उनके जो मुद्दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल के भी आ पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।